ईवीएम ने पूरा देश का नाश कर ही दिया। इस चिंगारी को 16 बनाएंगे और बहुत जल्दी ईवीएम को देश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी जनता। सीधी टक्कर सरकार से है और सरकार से जीतना हमें ही पता मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तो ये सरकार की गोद में बैठ करके जिन्होंने 1000-2000 करोड़ इकट्ठे कर लिए हैं और ये अपने आप को अब बड़ा बहुत बड़ा तुर्रम खां समझने लगे हैं, जो लोग अपने आप को खुदा समझ करके बैठे और कहकर सदैव वही रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये सब वोटों की राजनीति है। देश की राजनीति जा किधर रही है, आप इस पर विचार करिए। और मोदी जी जैसे लोगों को, योगी जी जैसे लोगों को, ये जितने लोग हैं इनको ज्यादा सीरियस मत लिया कर। वर्तमान हालात में जिस जहाँ देश चल रहा है वो खतरनाक हालात बनते जा रहे हैं। लोगों को रोजी रोटी, अगर यही रामराज है तो फिर हमारे लिए रावण राज ज्यादा बेहतर, हमें रामराज नहीं। आज अगर देश के अंदर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है कि हमारा सम्मान बचा रहेगा, हमारा रोजगार, हमारा स्वास्थ्य, सब हमारा ईवीएम अगर नहीं रही तो हमारा ये सब कुछ बचा रहेगा। अन्यथा ईवीएम ने पूरा देश का नाश कर ही दिया है, आप सब देखने वाले। आपको लगता है चुनाव के इतने करीब आके ईवीएम पे कोई फैसला लेगी सरकार या चुनाव आयोग? लेना पड़ेगा। अगर आपको नागरिकों को, वोटरों को संतुष्ट करना है तो आपको ये फैसला लेना पड़ेगा और लेना भी चाहिए। जो आपका दायित्व बनता है एक प्रधानमंत्री होने के नाते, प्रेसिडेंट होने के नाते, आपका दायित्व बनता है कि हम जनता को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, हम भारतीय जनता को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। अगर जनता जो वोट डालने वाली है वही ईवीएम को नहीं चाहती तो आपको भी ईवीएम हटाकर ये जो प्रश्न चिन्ह है जो ईवीएम का, इसे बिल्कुल साफ कर देना चाहिए और जनता से रूबरू होना चाहिए। लेकिन आप लोग तमाम जो वकील हैं सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, बाकी जो विपक्ष पार्टियां हैं वो तो आवाज नहीं उठा रही है। देखिए दोस्त, विपक्ष पार्टियों की अपनी समस्याएं, वो क्या समस्याएं उसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कोई राजनीतिक नहीं है आज, लेकिन दायित्व पूरे देश का बनता है कि अगर आपको किसी चीज के ऊपर शंका है, और देखिए देश की सबसे बड़ी चीज है वोट और वोटर। अगर वोट डालने वाले को संतुष्टि नहीं है, वोटर को संतुष्टि नहीं है, तो उसकी संतुष्टि करना जो शासन में इस समय वर्तमान में शासन कर रही है कोई भी पार्टी हो, उसका दायित्व बनता है कि वोटर को संतुष्ट किया जाए। गांव देहात तक कैसे पहुंचेगा ये आंदोलन? आप दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन गांव देहात तक कैसे पहुंचेगा? देखिए मैं आपको बता दूं, 6 जनवरी को जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, जो ईवीएम का डेमो दिखाया गया, उसमें ईवीएम को हैक करके दिखाया गया। जो देश के बुद्धिजीवी हैं वो पूरे देश में आवाज उठाएंगे, इस चिंगारी को 16 बनाएंगे और बहुत जल्दी ईवीएम को देश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी जनता। नहीं बैन होगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं, हमारा आंदोलन है, जारी रहेगा। देखिए मुठभेड़ सीधी सरकार से है, सीधी टक्कर सरकार से है और सरकार से जीतना हमें ही पता मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। ईवीएम इतनी बड़ी चीज नहीं है, मशीनीकरण है और मशीन को हटाना हमारे पूरे देश का दायित्व बनता है। अगर कोई मशीन आपके देश का नुकसान करे, नहीं देखी 10वीं कभी करी नहीं, वो आदमी इस बात को कह रहा है कि ओबीसी समाज की ऐसी की तैसी, तो मुझे तू बता फिर तेरी ऐसी तैसी नहीं है। तो सर हिंदू धर्म की जो उसने चादर ओढ़ी है भगवा कलर की, उसी से तो वो करोड़पति बना है। सही तो कह रहा है कि मैं ओबीसी की एसटी कर दूंगा, मैं ओबीसी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। देखिए सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। ये जो वर्तमान में लोग रूल कर रहे हैं ना, इनसे पहले भी थे। एक उर्दू का शेर है कि तुमसे पहले जो एक शख्सियत तख्ता नसी था, उसको भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था। इस बात को समझ लीजिए कि जो लोग अपने आप को खुदा समझ करके बैठे और कहकर सदैव वही रहेंगे, नहीं रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिए कि इनके बाद में भी लोग आएंगे, इनसे पहले भी लोग थे। देश का लोकतंत्र था, देश था और देश रहेगा और देश का लोकतंत्र भी रहेगा। तो ये सरकार की गोद में बैठ करके जिन्होंने 1000-2000 करोड़ इकट्ठे कर लिए हैं और ये अपने आप को अब बड़ा बहुत बड़ा तुर्रम खां समझने लगे हैं, कुछ नहीं है। कभी ना कभी सरकार बदली जाएगी ना। पिछली बार सलवार पहन के भागा था, इस बार साड़ी पहन करके भागेगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये बार ये जो जब वो करते हैं, सारे कथा करते हैं, ये क्यों बोल रहे हैं दलितों पर, ओबीसी पर? क्या इनके सठिया गए हैं दिमाग? देखिए अब तक बोल रहे थे रामभद्राचार्य, अब तक बोल रहे और दूसरे शंकराचार्य, अब तक बोल रहे थे सवर्ण मानसिकता के लोग, लेकिन अब ओबीसी समाज का लोग अपने वालों को गाली दे रहा है। मैंने बताया ना कि यादव जाति में पैदा हुआ बाबा रामदेव, जिसने पेट घुमा करके सरकार के सारे पर 1000-2000 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली है, वो अपने आप को ये समझा कि मैं बहुत बड़ी तुर्रम खा हो गया, जबकि उसे पता नहीं है कि कालखंड में जब भी कभी कहीं साहित्यकार को, इतिहासकार वर्तमान समय पर कुछ लिखेगा मेरे जैसा, तो फिर कहेगा, फिर बताएगा, फिर पूछेगा कि कौन था रामदेव। आकलन तो तब होगा ना, अभी थोड़ी होगा, 100 साल के बाद आकलन होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पता रामदेव की माँ ने उसके कान में बता दिया हो कि तेरी जाति ये है, उसको पता हाँ, होगा ना? ये बड़ा सवाल है।
ये आपने जो कहा कि हो सकता है भी रामदेव की माँ ने ये बता दोगे बेटा तेरा पापा अग्निहोत्री ब्राह्मण था, तो ये तो भाई मैं तो देखो इस बात को नहीं कह रहा हूँ, अब आपने ये याद दिलाई है तो ये बात हो सकती है। कई बार जैसे वो एनडी तिवारी का डीएनए टेस्ट हुआ था और बाद में पता चला था कि ये एनडी तिवारी का बेटा है शेखर, तो हो सकता है उनको भी अंदर से याद आ रही हो। थोड़े दिन के बाद में ये भी कहने लगे फलाने जो वहाँ के मठाधीश थे हमारे, जो हमारी मम्मी हमारे चाचा वो हमारे घर जाते थे, वो हमारी मम्मी वहाँ जाती थी, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ रही हो, तो इसलिए वो कह रहे हो कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ। द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी उपाध्याय जी पांडे जी जो भी 20 का वो बता रहे हैं। ये बात पत्रकार बंधु आपने बिल्कुल ठीक कही कि अगर बाबा रामदेव ने ये बात कही है कि मैं जो है वो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसी की तैसी ओबीसी समाज की, तो ये समझ लीजिए कि बाबा रामदेव के कान में बैठा दी होगी अम्मा ने कि जैसे फिल्मों में नहीं होता था, अमिताभ बच्चन की फिल्मों में निरुपमा माँ बनती थी, वो मरते टाइम कहती थी कि बेटा तुम्हारा बाप ऐसा नहीं ऐसे है, और वो बाद में उसकी एंट्री होती थी। तो रामदेव की जिंदगी में हो सकता है इस प्रकार के बाप की एंट्री हो, आर्टिस्ट आएगा और वो कहेगा कि ओहो ये है। आज अगर उसने ये बात कही है तो ये बात सच है, ये बिल्कुल फिल्मी सीन चल रहा है। हाँ बिल्कुल बाबा ठीक कह रहा है कि मेरा बाप जो है वो ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण का खून हूँ, मेरे अंदर में अग्निहोत्री ब्राह्मण। ये जो रामभद्राचार्य हैं आंखों के अंधे हैं, इन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, ग्रंथ नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, उसके बावजूद इनके कान में किसने भर दिया जातिवाद का जहर? जिसने, देखिए ये क्या है, आदमी एक होता है आंखों से अंधा, एक होता है अकल से अंधा। अब इसके अंदर तीन ऐब हैं। पहले बात तो आंखों से अंधा, दूसरी बात अनपढ़। जब आंखों से अंधा तो पढ़ा लिखा तो कुछ होगा नहीं, कोई यूनिवर्सिटी से पीएचडी तो करी नहीं है, रतनलाल सर की तरह, लक्ष्मण यादव की तरह, रीतू की तरह है। अब तीसरा मनुवाद का जहर। तो ये जो सारा सिस्टम है, इस सारे सिस्टम में का उसके दिमाग में जो जहर है वो समय समय पर उगलता रहता है। पिछले दिनों उसने कहा था मरे मुलायम काशीराम बोलो भैया जय श्री राम। उससे पहले उसने कहा था कि मोदी जी को नहीं पता कि बुद्ध ने इस देश में कितना हिंदू धर्म का कितना नुकसान कर दिया है। बुद्ध, मोदी जी विदेश में जाकर के कहते हैं कि बुद्धा की धरती से आया हूँ। तो ये सच्चाई है, वो उसके दिमाग में जो जहर है उसको समय समय पर वो निकालता रहता है, और ये कोई बड़ी बात मोदी जी इनके चरणों में आते हैं, दरबार में आते हैं, सर झुकाते हैं। सर देखिए वर्तमान समय में मोदी जी तुम्हारे भी चरणों में आ जाएंगे, मेरे भी चरणों में आ जाएंगे। मैं अपने वाला काम छोड़ करके एक बड़े से मंदिर का मठाधीश बन जाऊँ और मेरे यहाँ 1000-2000 आदमी डेली आने लगे, राहुल नागपाल बाबा की जय हो, राहुल नागपाल मठाधीश फला फला मंदिर। तो मोदी जी को लगा कि यहाँ से 10,000 वोट मिल सकते हैं, तो वो मेरे भी पैरों में आ जाएंगे। ये सब वोटों की राजनीति है। आधे अधूरे मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा करना, चुनाव से पहले जब उनके शंकराचार्य सारे नाराज हैं, आप समझिए ना देश की राजनीति जा किधर रही है। आप इस पर विचार करिए। और मोदी जी जैसे लोगों को, योगी जी जैसे लोगों को, रामभद्राचार्य को, रामदेव को, ये जितने लोग हैं इनको ज्यादा सीरियस मत लिया करो। मैं हमेशा कहता हूँ देश में पहली बार कोई शूद्र मंदिर का उद्घाटन करेगा। ओबीसी है, शूद्र हैं, पिछड़े हैं मोदी जी। अब ये भी मैं कह सकता हूँ कि जब सरकार बदलेगी तो 4 शंकराचार्य जो नाराज है फिर ये शुद्धिकरण करेंगे। ये शुद्धिकरण करेंगे जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और जब उनके हाथ में ताकत आएगी तो फिर इसी मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। जैसे बाबू जगजीवन राम के मूर्ति छूने से मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया, जैसे क्या नाम है अभी वर्तमान में अखिलेश यादव से गौमूत्र से क्या नाम है सीएम हाउस का शुद्धिकरण किया गया। तो ये भी दिन आएगा, आप और हम यही रहेंगे कालखंड में कि कभी ना कभी इस राम मंदिर का शुद्धिकरण होगा और ये शंकराचार्य कहेंगे कि ओबीसी समाज के मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 22 तारीख को दीपावली मनेगी पूरे देश में, दुनिया में 100 दिनों में राम उत्सव मनाया जा रहा है, मंदिर सजाए जा रहे हैं देश में। अच्छा, जब लोगों के पास कुछ काम धंधा नहीं है, मैं तो सरकार का धन्यवाद करता हूँ, कम से कम हर 6 महीने के बाद में कुछ ले आती है, कहती है कभी ये करो, और लोग भी इतने मूर्ख करने लग जाते हैं। कोरोना में थाली बजाओ, लाइट बंद करो, टॉर्च जलाओ, और मैं बहनों भाइयों ऐसा करो वैसा करो, और अब यह दिवाली मनाओ। कह रहे मोदी जी पत्नी को नहीं ला रहे हैं अनुष्ठान में। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, समस्या ये नहीं है, समस्या पत्रकार बंधु ये है, आप समझिए इस बात को। वर्तमान हालात में जिस जहाँ देश चल रहा है वो खतरनाक हालात बनते जा रहे हैं। लोगों को रोजी रोटी, अगर यही रामराज है तो फिर हमारे लिए रावण राज ज्यादा बेहतर, हमें रामराज नहीं चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।